फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि ज़्यादातर जो जानवर हैं वो अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स पे काम करते हैं और उनमें भी लर्निंग का पोटेंशियल है, लेकिन इंसानों में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है लर्न करने का। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स, टेक्निकल बातें, इंटेलेक्चुअल बातें लर्न करने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इंसानों में है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब हम स्टार्ट की भी बात करते हैं कि हज़रत आदम को कुछ वर्ड्स सिखाए थे अल्लाह ताला ने, तो वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस था। तो इंसान ने जो है वो सबसे पहले जी किसी ने कुछ कहा? इम्पॉर्टेंट एक किसी भी इंसान के लिए लर्निंग है। अगर आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप सोच भी अच्छा सकेंगे, पुराने तजुर्बात से सीखेंगे भी, और आप नए नए बिहेवियर पैटर्न्स अपने अंदर ढाल सकेंगे। लेकिन अगर आपकी लर्निंग स्किल कमज़ोर है तो आप शायद चेंज ना हो, बहुत ज़्यादा हो सकता है आप कुछ सालों पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हो। सो लर्निंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, and I want you to at least know that it is the process by which new behavior patterns are required. 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग्स आपकी बुक में हैं जो कि आपको उनके नाम भी आने चाहिए। नाउ वी विल आल्सो स्टडी कि ये हैं क्या क्या, लेकिन अभी मैं बहुत सिंपल रख रही हूँ। लर्निंग की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये परमानेंट होती है मोर और लेस, और ये एक प्रोसेस है थ्रू विच हम नए बिहेवियर पैटर्न्स एक्वायर करते हैं। क्या 3 टाइप्स हैं लर्निंग की? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड शेपिंग और मॉडलिंग। शेपिंग और मॉडलिंग को ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कहा जाता है कि हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं और वैसा ही करने लग जाते हैं, जैसे बच्चे करते हैं या आप लोग करते हैं कि कोई सेलिब्रिटी है उसको इमिटेट करने लग गए, या जैसे वो कर रहे हैं वैसे आप करने लगे, तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ये तीसरी टाइप है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत सारे स्टूडेंट्स टेक्निकली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग या क्लासिकल लर्निंग क्या होती है। क्लासिकल लर्निंग में, एंड आई नो दिस इज़ अ बिट टेक्निकल क्योंकि शायद आप लोगों ने पहले ये नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको स्लो समझाने की कोशिश करूँगी। कुछ नहीं समझ आए प्लीज़ आस्क मी, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का यही टाइम है। एक होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि फॉर एग्जांपल एक फूड और उसके रिस्पॉन्स में जब कोई जानवर, अगर हम एक जानवर की, या ज़्यादा इसमें एग्जांपल दी जाती है डॉग की, कि अगर हम वो जब उस फूड को देखता है तो उसे सेलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अभी आप बिल्कुल सिंपल रखें कि एक अनकंडीशनड स्टिमुलस है, आपने कुछ भी नहीं किया, ये नेचुरल है, आपने इसे कंडीशन नहीं किया, ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो फूड को देखेगा तो उसके माउथ में सेलिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड ये रिस्पॉन्स है, यानी नेचुरल स्टिमुलस का एक नेचुरल सा रिस्पॉन्स है जो दुनिया में होता है नेचुरली। आपने इसमें कुछ नई कोई अपनी इंटरवेंशन नहीं की। जब आप उस अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ एक न्यूट्रल सा स्टिमुलस पेयर कर देंगे, मैच कर देंगे, यानी जब जब खाना आएगा उस डॉग के सामने, साथ एक बेल भी बजने लग जाएगी। अब अगर आप नेचुरली देखें तो सिर्फ एक बेल के बजने से उसके मुंह में सैलिवेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अब आपने उस बेल को खाने के साथ एसोसिएट कर दिया है और एक अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ एक न्यूट्रल या कंडीशनड स्टिमुलस एसोसिएट कर दिया है, तो कुछ अरसे बाद जब सिर्फ बेल भी बजेगी तो हो सकता है उसके मुंह में सैलिवेशन स्टार्ट हो जाए। तो तब हम उसे कहेंगे कंडीशनड रिस्पॉन्स, कि उस वक्त जो सैलिवेशन होगी वो कंडीशनड रिस्पॉन्स होगा, जो पहले नहीं होती सिर्फ बेल बजने से, लेकिन क्योंकि आपने बीच में पेयर अप कर दिया था फूड और बेल को, इसलिए अब सिर्फ बेल की आवाज़ सुन के ही उसकी सैलिवेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं, प्लीज़ बुक में जाके इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। ये 4 टर्म्स की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा किसी भी सिचुएशन में, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होगा, कंडीशनड स्टिमुलस क्या होगा और कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होगा। और इस पे बहुत सारे एमसीक्यूज भी आते हैं जिसमें सिनेरियोज बने होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें बताएं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है, इसमें बताएं कंडीशनड स्टिमुलस क्या है। तो इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। So this is a diagrammatic
एक्सप्लेनेशन कि अगर आप देखें तो पहले अनकंडीशनड स्टिमुलस है कि उसके सामने फूड आया है जो एक नेचुरल स्टिमुलस है, और उसके नतीजे में एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो रहा है कि उसको सेलिवेशन हो रही है। और एक न्यूट्रल स्टिमुलस अगर बेल बज रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हम कंडीशनिंग करते हैं क्लासिकल, तो हमने मैच कर दिया, जब जब खाना आया उस वक्त बेल भी बजी। तो फिर क्या होने लगा, एक ऐसा टाइम आया कि जब खाना नहीं भी था, सिर्फ बेल थी, और उसके नतीजे में भी उसको सेलिवेशन हो गई। एंड दैट इज व्हेन दैट सेलिवेशन इज कॉल्ड अ कंडीशनड रिस्पॉन्स, जो कंडीशनड स्टिमुलस के नतीजे में होने लगती है। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है इसका? Yes, ma'am. ओके, so this is what is very important, और ये आई एम श्योर आफ्टर अ कपल ऑफ डेज आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे. दिस इज कंफ्यूजिंग, इवन आई गेट कंफ्यूज्ड एट टाइम्स, तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो बैक टू योर बुक्स और दोबारा से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि किसी भी सिचुएशन में अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, कंडीशन स्टिमुलस क्या है, और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है. नाउ इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में एक नाम जो आप सबको याद होना चाहिए, दैट इज आइन पैवलोव, who was a Russian scientist. 1890 में उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था. अभी हमने जो पिक्चर देखी है उसने एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने इसी तरह एक डॉग के सामने खाना रखा था और उसके जो मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था उसका एक्चुअल लेवल मॉनिटर किया था. और फिर एक टाइम आया था और उसके साथ बेल को मैच करा था कि हर जब जब खाना होगा, जब जब बेल बजेगी. और फिर एक टाइम आया था कि जब सिर्फ बेल भी बजी तो वही सेलिवेशन लेवल प्रोड्यूस हुआ जो कि खाने को देख के होता था. So that is how he came to this conclusion कि क्लासिकल कंडीशनिंग हो जाती है. वो स्टिमुलस पहले रिस्पॉन्स नहीं देता, लेकिन अगर हम उसे किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ अटैच कर दें जिसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसको भी रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं, न्यूट्रल स्टिमुलस को भी रिस्पॉन्ड करने लग जाते हैं. अब अगर इस एग्जाम्पल में एक दफ़ा आप बेल बजाएंगे, 2 दफ़ा बेल बजाएंगे, उसको सेलिवेशन होगी, खाना बिलफज नहीं आता. 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, 20 दफ़ा जब सिर्फ बेल बजेगी और खाना नहीं आएगा, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका रिस्पॉन्स एक्सटिंक्ट हो जाएगा, उसकी सेलिवेशन ख़त्म हो जाएगी. तो इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन, कि जब कंडीशन रिस्पॉन्स डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस अब पेयर नहीं हो रहे. अब हर दफ़ा खाने के साथ बेल के साथ खाना नहीं मौजूद, तो 3-4 दफ़ा तो ऐसा हो शायद, या 10 दफ़ा ऐसा हो कि जब बेल बजे और उसको सेलिवेशन हो. लेकिन एक पॉइंट आएगा जब आप कभी बीच में कभी खाना साथ नहीं देंगे, कि एक पॉइंट आएगा जब फिर उसे वो एक्सटिंक्शन हो जाएगी, अनपेयर हो जाएगा, फिर दोबारा बैक टू जैसे पहले सिचुएशन थी, ऊपर वाली जो फिगर थी वो हो जाएगी कि उसका रिस्पॉन्स नहीं आने लगेगा. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सटिंक्शन, जिसमें जो रिस्पॉन्स है वो फिर डिक्रीज करने लग जाता है क्योंकि अब आपने पेयरिंग नहीं की हुई. नाउ क्लासिकल कंडीशनिंग की क्या क्या एग्जांपल्स हैं? हमें लगता है कि शायद ये सिर्फ डॉग्स और दूसरे एनिमल्स पे है, लेकिन इंसान बहुत बड़ी एग्जांपल है क्लासिकल कंडीशनिंग की. अगर एक न्यूट्रल स्टिमुलस को आप कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं, तो आपका रिस्पॉन्स उस न्यूट्रल स्टिमुलस को भी आप देने लग जाते हैं. इसमें मीडिया बहुत रोल प्ले करता है. मार्केटिंग टेक्निक्स में अक्सर ये होता है कि एडवर्टाइजमेंट्स में आप सबको पता है कि सेलिब्रिटीज़ को लिया जाता है, एंड द रीज़न इज़ कि फिर आप उस सेलिब्रिटी को उस आर्टिकल के साथ एसोसिएट करने लग जाते हैं पॉजिटिवली. एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप सिर्फ उस आर्टिकल को भी देखते हैं तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स या अट्रैक्शन की फीलिंग्स डेवलप होती हैं. सो दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, जो ये मीडिया आप में करवा रहा है. सेकेंडली, वो लोग जो कि एक दफ़ा किसी एक्सीडेंट का पार्ट हो चुके हों, सिर्फ वो गाड़ी देख के या सिर्फ कोई भी गाड़ी देख के भी हो सकता है उनको वही एंजाइटी स्टार्ट हो जाए. क्यों? क्योंकि उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो गई है. उस खौफ के साथ उन्होंने उस कार को कंडीशन कर लिया है. सो जो रिस्पॉन्स उस खौफ के नतीजे में होना था वो उस गाड़ी को देख के भी अब होने लगा है. सो दैट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. और ट्रॉमा के पेशेंट्स, फोबिया के पेशेंट्स में ये बहुत ज़्यादा होता है. सिमिलरली एक एग्जांपल ये है कि बचपन में आपको एक ही मेडिकल सेंटर है कि जहाँ से वैक्सीनेशंस या इंजेक्शंस लगते थे. सो योर पेरेंट्स टेल यू कि जब आपकी गाड़ी उस रोड पे भी जाती थी तो आप रोना शुरू कर देते थे. और ये बहुत बच्चों के साथ होता है. वाई? बिकॉज उन्होंने उस रास्ते को या उस रोड को या उस बिल्डिंग को एसोसिएट कर लिया है पेन के साथ. सो दिस इज़ ऑल्सो क्लासिकल कंडीशनिंग, यानी कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस था कि एक बिल्डिंग है, लेकिन आपने उसे एक
अनकंडीशन स्टिमुलस यानी पेन के साथ या नीडल के साथ एसोसिएट कर लिया है, और अब आप बिल्डिंग को देखकर भी वही रिस्पॉन्स देने लगे हैं कि आप रोने लग गए हैं बिल्डिंग को देख के। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स मिलेंगी कि जिसमें अनकॉन्शियसली आप क्लासिकल कंडीशनिंग यूज करें। Now these three things, प्लीज इसका रट्टा लगा लें, समझ सकते हैं तो अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि क्लासिकल कंडीशनिंग क्लिनिकल सेटिंग में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में हैं, ये 3 सिनेरियोज हैं जो आपकी बुक में हैं, और एग्जाम में SAQ में ये लाजमी आ सकते हैं। दैट हाउ कैन वी यूज क्लासिकल कंडीशनिंग इन क्लिनिकल सेटिंग। तो उसमें एक जो पॉइंट है वो ये है कि अगेन जो हमने बात की थी कि हॉस्पिटल को देख के ही डर स्टार्ट हो जाता है बच्चों का, क्योंकि उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग हुई होती है। वो पहले 3 दफ़ा उसी हॉस्पिटल गए थे और उन्हें नीडल लगी थी, तो अब वो हॉस्पिटल को देखेंगे ही तो उन्हें वो खौफ स्टार्ट हो जाएगा। सो आप उसमें कैसे क्लासिकल कंडीशनिंग को ही यूज़ कर सकते हैं उसको कम करने के लिए, कि आप देखते हैं बहुत सारे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इन्वायरमेंट ऐसा बनाया गया है कि वो हॉस्पिटल फील नहीं होते। पेंटिंग्स की जाती हैं, टॉयज़ रखे जाते हैं। जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो लैब कोट्स नहीं पहनते, बल्कि अक्सर वो अपने स्टेथोस्कोप्स भी बड़े कलरफुल रखते हैं या उस पर कुछ कार्टून कैरेक्टर होता है। ये क्यों? ये अनपेयर करने के लिए कि बच्चे को फील ना हो कि वो हॉस्पिटल में है और उसका वो फेयर ट्रिगर ना हो। सिमिलरली ये देखा गया था, और ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है और ये MCQs में बहुत आती है, कीमोथेरेपी फॉर कैंसर। जहाँ बच्चों की कीमोथेरेपी की बात आए MCQ में, आपको एकदम ट्रिगर हो जाना चाहिए कि ये क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है। इसमें ये देखा गया था कि बच्चे कीमो से पहले जो लास्ट मील लेते हैं, क्योंकि कीमो के बाद उनको नौजिया होता है, तो उस मील से उनकी एसोसिएशन बुरी हो जाती है, फिर वो मील नहीं लेते। नौजिया हालांकि कीमो से हो रहा होता है, लेकिन क्योंकि पेयरिंग ये है कि कीमो से बिल्कुल पहले वो मील होता है, तो उनको लगने लगता है कि शायद मील से भी हो रहा है, वो मील रिजेक्ट करने लग जाते हैं। तो व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने इस एसोसिएशन को अनपेयर करने के लिए उस मील के बाद एक स्वीट देना शुरू की, जिससे उनकी वो एसोसिएशन ब्रेक हो गई, और फिर वो उस मील से उतने खौफजदा नहीं हुए और बड़ा रेडिली उन्होंने वो मील खाना शुरू कर दिया कीमो के बाद भी। सो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और तीसरी सिनेरियो जिसमें फोबियाज को ट्रीट करने के लिए, फोबियाज क्या होते हैं? देयर इज अ लॉट ऑफ फेयर, इंटेंस फेयर होता है। किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को लिजर्ड्स का फोबिया होता है, किसी को फ्लाइंग का फोबिया होता है। तो उसमें भी क्लासिकल कंडीशनिंग हम यूज़ करते हैं सिस्टमेटिकली डिसेंसिटाइज करने के लिए, कि आहिस्ता आहिस्ता उस फेयर को कम करें। उसमें व्हाट वी डू इज कि सबसे पहले हम इमेजिनेशन से शुरू करते हैं कि अगर किसी को लेट्स सपोज डॉग से बहुत ज़्यादा फोबिया या कैट से फोबिया है, तो कि इमेजिनेशन में कि कैट आपके पास है, फिर उसकी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, फिर एक्चुअल सिचुएशन में ले जाया जाता है और उन्हें रिलैक्सेशन टेक्निक्स के, तो सिस्टमैटिकली स्टेप वाइज उनके इस क्लासिकल कंडीशनिंग को अनपेयर किया जाता है। तो हो सकता है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स अभी ना समझ आएँ, क्योंकि लर्निंग बहुत टेक्निकल चैप्टर है और ये एक दफ़ा समझने से इतना नहीं समझ आता। लेकिन मैं आज ज़रूर ये चाहूँगी कि इसमें आपको ये बेसिक्स पता हों कि लर्निंग का डेफिनेशन क्या है, लर्निंग की टाइप्स क्या हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह हम एक अनकंडीशन स्टिमुलस को कंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर करते हैं, जिसके नतीजे में उस कंडीशन स्टिमुलस का भी वही रिस्पॉन्स आने लग जाता है। और इसकी ये एग्जाम्पल आपके जहन में होनी चाहिए, ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। आइन पावलोव का आपको पता होना चाहिए क्लासिकल कंडीशनिंग में, जो एक साइंटिस्ट जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, दैट इज आइन पावलोव। और एक्सटिंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, बिकॉज ये 3 जो सिनेरियोज हैं ये आपकी बुक में मौजूद हैं, और इसमें SAQ भी आ सकता है कि डिस्क्राइब डिफरेंट सिचुएशंस इन क्लिनिकल सेटिंग वेयर यू कैन यूज क्लासिकल कंडीशनिंग। तो आप 1, 2, 3 ये 3 एग्जांपल्स देंगे, और इसमें से आपका MCQ भी आ सकता है। प्लीज़ इसको जाके थरली पढ़े, बुक में बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। थोड़ा सा हम ब्रीफली ऑपरेंट कंडीशनिंग को टच करेंगे एंड देन आई विल एंड द लेक्चर, क्योंकि मैं ऑपरेंट कंडीशनिंग की बहुत डिटेल में आज नहीं जाऊंगी। आपके सैटरडे का लेक्चर भी मैंने लेना है और उसमें टॉपिक छोटा है, तो लर्निंग की जो कंटिन्यूएशन है हम उसमें कंप्लीट कर लेंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो क्लासिकल कंडीशनिंग से डिफरेंट होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में आप ऑपरेंट कंडीशनिंग में चेंजेस हो रहे होते हैं ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल पे,
और आपके इन्वायरमेंट में चेंजेस अगर हों, उसकी बिना पे आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग। कि आपकी इन्वायरमेंट में ऑपरेशनल चेंजेस हों और उसकी बिना पे आप कैसे ऑपरेट करें। अगर वो पॉजिटिव चेंज है तो आपका बिहेवियर बढ़ जाएगा, अगर नेगेटिव चेंजेस हैं तो आपका बिहेवियर कम हो जाएगा। You learn to increase or decrease a behavior based on if it is giving advantage or not. सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं। आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ के पास होना है तो आप पढ़ेंगे। अगर किसी दिन किसी ने कह दिया कि सब पास हो जाएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़ना छोड़ देंगे। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो चीज़ हमें फ़ायदा देती है वही बिहेवियर हम बढ़ाते हैं, और ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है। इसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहा जाता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग में आपने आयन पेवलोव का नाम सुना था, इसमें आपने नाम सुना है बीएफ स्किनर का। बीएफ स्किनर का ये एक एक्सपेरिमेंटल बॉक्स है विच इज़ नोन एज स्किनर्स बॉक्स, जिसमें एक रैट है एक बॉक्स के अंदर, और उसके पास अगर आप ये देख सकें कि दो लिवर्स हैं, एक लाल रंग का है और एक ब्लू रंग का है। और अगर वो एक लिवर दबाएगा तो उसे खाना मिल जाएगा, डिस्पेंसर ट्यूब के ज़रिए उसकी केज में खाना आ जाएगा, और अगर वो दूसरा लिवर दबाएगा तो उसको करंट लगेगा। तो स्किनर्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि ग्रेजुअली रैट, हालांकि शुरू में तो उसे नहीं पता कि कौन से लिवर दबाने से मुझे क्या मिल रहा है, लेकिन वो ग्रेजुअली लर्न कर लेता है कि अगर मैं यही लिवर दबाता रहूँगा तो मुझे पॉजिटिव चीज़ मिलती रहेगी, यानी खाना मिलता रहेगा। और वो ग्रेजुअली लर्न कर लेता है कि मुझे वो लिवर नहीं दबाना जिससे इलेक्ट्रिकल जो है वो करंट लग सकता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशनल लर्निंग, कि जिसमें आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से यू लर्न कि किस चीज़ से मुझे फ़ायदा हो रहा है और आप वो ज़्यादा करते हैं, और किस चीज़ से मुझे नुकसान है और आप वो करना कम कर देते हैं अपने बिहेवियर में। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है रीइंफोर्समेंट का। कोई भी ऐसी चीज़, और प्लीज़ ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगेन इसमें वाइवा में भी बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जब आप एग्जाम्पल पूछते हैं तो वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की एग्जाम्पल पनिशमेंट में दे रहे होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में दे रहे होते हैं। दे आर वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट हर वो चीज़ है जिसके करने से डिज़ायर्ड बिहेवियर बढ़ रहा है। जो बिहेवियर मैं चाहती हूँ मेरे सब्जेक्ट में या मुझ में या किसी और में बढ़े, वो तमाम चीज़ें जिनके करने से वो बिहेवियर बढ़ता है रीइंफोर्समेंट कहलाती हैं, और वो तमाम चीज़ें जिनके करने से वो बिहेवियर कम होता है पनिशमेंट कहलाती हैं। सो पनिशमेंट में कुछ भी ऐसा जो आप करें जिसके नतीजे में बिहेवियर कम हो। रीइंफोर्समेंट इज एनीथिंग दैट वी डू which increases the behavior. For example, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पॉजिटिव reinforcement, कि आप कोई इंसेंटिव देते हैं ताकि बिहेवियर इंक्रीज हो। आप स्टूडेंट को कहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे या आप अच्छे मार्क्स लेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी जगह ट्रीट दी जाएगी। आप डॉग को जब आप उसे ट्रेन करते हैं तो उसको पता चलता है कि अगर वो बैठना सीख रहा है तो उसे ट्रीट मिल रही है। सो रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है कि एक अच्छी इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वही बिहेवियर बार बार हो। एक बच्चा है, अगर उसको लेट्स सपोज वो बेड वेट कर रहा है तो उसे ये कहा जाता है कि अगर आप पूरे हफ्ते बेड वेट नहीं करेंगे या रात को यूरिन पास नहीं करेंगे तो आपको एंड में जो है आपकी पसंद का टॉय दिलाया जाएगा। दैट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में बिहेवियर इंक्रीज ही हम कर रहे हैं लेकिन हम किसी स्टिमुलाई को रिमूव कर रहे हैं। यानी कि हम अगर उसे कहते हैं कि आप अलार्म क्लॉक को जो है वो टर्न ऑफ करेंगे बाय पुशिंग द स्नूज बटन, तो फॉर इंस्टेंस कोई भी ऐसा स्टिमुलाई है जो कि आप रिमूव करते हैं ताकि वो जो बच्चा है वो चीज़ और करने लग जाए। सो दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मैं अगले लेक्चर में इसकी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको दूंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि कम से कम ये फिगर आपके माइंड में हो कि रीइंफोर्समेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। पनिशमेंट यू नो कि इसके जब आपको बिहेवियर कम करना है तो आप स्कोल्ड करने लग जाएं,
या डांटने लग जाएं या कुछ पेरेंट्स मारने लग जाते हैं। सो उनका मकसद ये होता है कि इसका वो बिहेवियर, यानी कि कोई बच्चा जिद कर रहा है तो उसके नतीजे में उसे पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती है, यानी कि या तो कोई नेगेटिव चीज दी जाए, सॉरी पॉजिटिव पनिशमेंट का मतलब कि उसे कुछ स्पैंक किया जाए या बुरा भला कहा जाए, और नेगेटिव का मतलब कि उसको उसकी उसकी पसंद की कोई चीज ले ली जाए ताकि उसका बिहेवियर कम हो। उसे कहा जाए कि तुम बाहर नहीं खेलोगे, तुम अंदर कमरे में जाके बैठो। सो दैट इज ऑल्सो पनिशमेंट, लेकिन इसमें कुछ आप डांट नहीं रहे, लेकिन आप उसकी पसंद की एक चीज ले रहे हैं। तो प्लीज इन कॉन्सेप्ट्स में क्लियर हो। मुझे पता है अभी भी आप में से मेजॉरिटी को ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे कि हमें लर्निंग को डिफाइन करना था, ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग को समझना था और क्लिनिकल सेटिंग्स में अप्लाई करना था। लर्निंग की डेफिनेशन बेटा आप सबको आनी चाहिए, क्योंकि ये बुक की डेफिनेशन है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। लर्निंग के टाइप्स आप सबको पता होनी चाहिए। क्लासिकल कंडीशनिंग का पता होना चाहिए कि क्या होता है। पावलोव का नाम पता होना चाहिए, उसकी एग्जांपल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों सिचुएशंस में क्लासिकल कंडीशनिंग का पता होना चाहिए। और कंडीशनिंग का पता होना चाहिए कि इसमें हमारी इन्वायरमेंट में पॉजिटिव या नेगेटिव चेंज होता है और बेस्ड ऑन दैट हमारा बिहेवियर पॉजिटिवली या नेगेटिवली चेंज होता है। स्किनर बॉक्स, बीएफ स्किनर का पता होना चाहिए जिसने ये स्टार्ट किया था, और ये डायग्राम आपको आना चाहिए। नेक्स्ट टाइम मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी।